चलो नमस्कार, फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और आज हम लोग, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आज हम देखने वाले हैं संचालकों की नियुक्ति। अभी तक के हम लोग संचालकों की व्याख्या देख चुके हैं और उनके प्रकार देख चुके हैं। अभी देखते हैं कि संचालकों की नियुक्ति कौन कौन कर सकता है। देखिए, संचालकों की नियुक्ति करना अनिवार्य है। एक निजी कंपनी में कम से कम 2 संचालक होना जरूरी है और एक सार्वजनिक कंपनी में 3 व्यक्ति एज ए संचालक करके काम करना जरूरी होता है। तो चलो पहले देखते हैं कि संचालकों की नियुक्ति किन के द्वारा और किस प्रकार से की जा सकती है। सबसे पहले अंतर नियमों द्वारा नियुक्ति। अभी अंतर नियमों द्वारा नियुक्ति क्या है? जैसे कि हमने कंपनी के समामेलन के वक्त देखा हुआ था कि कंपनी को अपने पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम बनाना अनिवार्य है। और पार्षद सीमा नियम जो होता है उसमें उन्हें ये भी बताना जरूरी है कि उनके यहाँ पे कौन से व्यक्ति संचालक के रूप में कार्य करने के लिए तैयार है। उन्हें लिखित स्वरूप में देना होता है कि यदि ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, समामेलित हो जाती है, तो मैं ये कंपनी में संचालक के रूप में कार्य करने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसे कम से कम समझ लीजिए, निजी कंपनी है और उनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया जा रहा है, तो वहाँ पे ऐसे 3 व्यक्तियों की जरूरत होती है लिखित स्वरूप में कि वो कंपनी में संचालक के रूप में कार्य करने के लिए तैयार है। तो ये जो तैयार होने वाले व्यक्ति है, जो अपनी यानी मान्यता दर्शाते हैं कि कंपनी में वो संचालक के रूप में कार्य करेंगे, तो ऐसे व्यक्ति कंपनी के प्रथम संचालक के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। तो इन्हें किसी ने नियुक्त किया है क्या? तो इनकी नियुक्ति जो है वो अंतर नियमों द्वारा की गई नियुक्ति है। इसीलिए ऐसे संचालकों की नियुक्ति, जो प्रथम संचालक होते हैं, उनकी नियुक्ति अंतर नियमों द्वारा की जाती है। अब कंपनी अधिनियम ही बताता है कि एक कंपनी में इतने व्यक्ति जरूरी होते हैं संचालक के रूप में कार्य करने के लिए, लेकिन अभी तक की कंपनी अस्तित्व में ही नहीं आई है, तो कोई भी व्यक्ति उनकी नियुक्ति नहीं कर सकता है। बराबर है। जब एक व्यक्ति, यानी जैसे हम लोग के प्रवर्तक है या वहाँ के सदस्य है या अंशधारी है, तो ऐसे लोग, जो कंपनी अभी तक के अस्तित्व में ही नहीं आई है, तो ऐसे कंपनी में किसी की नियुक्ति संचालक के रूप में नहीं कर सकती। इसीलिए प्रथम जो संचालक होते हैं उनकी नियुक्ति अंतर नियमों द्वारा होती है। ठीक है। फिर देखते हैं दूसरा, कंपनी द्वारा साधारण सभा में। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी अंशधारी है या जो भी सदस्य है, वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव कंपनी के कार्य के ऊपर देखरेख करने के लिए या कार्य करने के लिए नियुक्त करता है। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि अंशधारी जो होते हैं वो कंपनी के अंशतः स्वामी माने जाते हैं, लेकिन ये अंशधारी कई होते हैं। विभिन्न जगह पे वो जैसे कि कह दीजिए कि अभी सिर्फ भारत में ही नहीं, तो वो बाकी जगह से भी अंशधारी कंपनी के हो सकते हैं। तो ये जो विभिन्न जगहों से मिले हुए या आए हुए अंशधारी है, वो पूरे की पूरी तरह से कंपनी के कार्य में अपना ध्यान नहीं दे सकते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? अंशतः स्वामी। और जनरली स्वामी ही जो है वो कंपनी की देखरेख करता है। लेकिन ये जो अलग अलग जगह पे जिसे हम लोग कहते हैं अलग अलग जगह पे होने की वजह से वो एक जगह आके कार्य नहीं कर सकते, तो ऐसे लोग अपना एक रिप्रेजेंटेटिव जो है उसे नियुक्त करते हैं। ठीक है। तो ये जो नियुक्त किए हुए लोग होते हैं, किन्होंने नियुक्त किए हैं? ये लोग नियुक्त किए हुए हैं अंशधारियों में या सदस्यों ने उन्हें नियुक्त किया है। जब ये अंशधारी या तो सदस्य जब एकत्रित आते हैं तो उसे कहा जाता है सभा। सभा में ही वो एकत्रित आ सकते हैं। इसलिए ऐसे संचालकों की नियुक्ति कंपनी के साधारण सभा में की जाती है। अब ये साधारण सभा क्या होती है? प्रथम साधारण सभा। और जो प्रथम साधारण सभा होती है उसे आप एनुअल जनरल मीटिंग यानी वार्षिक सामान्य सभा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वार्षिक यानी आपका एक जो फाइनेंशियल ईयर जो है वो खत्म होने के पहले जो सदस्यों की या अंशधारियों की जो सभा बुलाई जाती है उसे साधारण सभा तो कहा जाता है, लेकिन वार्षिक साधारण सभा नहीं कहा जाता। तो जैसे ही एक कंपनी समामेलित हो जाती है तो एक कंपनी में साधारण सभा का आयोजन किया जाता है, और ये जो
संचालक है जो अंतर नियमों द्वारा कंपनी में नियुक्त किए हुए हैं, उनका कार्यकाल जब तक कि ये साधारण सभा नहीं होती है तब तक के ही रहता है। जैसे ही साधारण सभा का आयोजन हो जाता है तब सदस्यों को या अंशधारियों को ये अधिकार मिल जाता है कि वो कंपनी के संचालकों की नियुक्ति करें। समझ में आया है? तो पहला क्या है, प्रथम सर्वसाधारण सभा में संचालकों की नियुक्ति की जाएगी, लेकिन ये संचालक प्रथम संचालक नहीं समझे जाएंगे और फिर बाद में ये साधारण सभा के बाद हर एक एनुअल जनरल मीटिंग में, जैसे कि प्रथम वार्षिक सभा मैं बता दूं आपको, एक हो जाएगी सर्वसाधारण सभा, फिर हो जाएगी प्रथम वार्षिक सभा सर्वसाधारण सभा, उसमें किए जाएंगे फिर नियुक्त संचालक और फिर उसके बाद जितनी भी सर्वसाधारण सभा होती है उन्हें कहा जाता है एनुअल जनरल मीटिंग, या तो हम लोग उसे कह सकते हैं जनरल मीटिंग। तो ऐसे इसमें संचालकों की सदस्यों के द्वारा साधारण सभा में नियुक्ति की जाती है। तो क्या देखा है हमने? सबसे पहले देखा है अंतर नियमों द्वारा और दूसरा हमने देखा हुआ है कंपनी द्वारा साधारण सभा में। अब तीसरा होता है संचालकों के द्वारा। सिर्फ कंपनी में सामान्य सभा में ही संचालकों की नियुक्ति नहीं होती है, तो संचालकों को भी कई बार अधिकार प्राप्त होता है कि वो संचालकों की नियुक्ति करें। सर्वसाधारणतः सिर्फ सदस्यों को यह अधिकार प्रदान किया गया हुआ है कि वो अपना एक जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कंपनी में एज ए संचालक के रूप में नियुक्त करें। ठीक है, तो फिर संचालकों को कब अधिकार प्राप्त है कि वो कंपनी के संचालकों की नियुक्ति करें? तो यदि अतिरिक्त संचालक की नियुक्ति करनी है, जैसे मैंने आपको पिछले इसमें भी प्रकार बताए थे, विभिन्न प्रकार जब हम लोगों ने संचालकों के देखे थे तब मैंने आपको एक अतिरिक्त संचालक भी कहा था। अतिरिक्त संचालक वो व्यक्ति होता है जो संचालक मंडल चाहता है कि मुझे मेरे यहाँ के कार्य और अच्छे रूप से अगर करने हैं तो इसकी ज़रूरत है एक और संचालकों की या उससे अधिक संचालकों की ज़रूरत है। तो ऐसे समय पे एक ये पारित करके वो क्या कर सकते हैं, अतिरिक्त संचालकों की नियुक्ति कर सकते हैं। लेकिन ये अतिरिक्त संचालक जो है वो जो लिमिट बताई गई हुई 15 की उससे अधिक नहीं होने चाहिए। ठीक है, एक यानी कुल जो संचालक है वो 15 से ज़्यादा ये अतिरिक्त संचालकों की नियुक्ति करने के बाद भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं वैकल्पिक संचालक। वैकल्पिक संचालक जैसे कि हमने पहले भी देखा है वो ऐसे संचालक होते हैं जो किसी और संचालक के स्थान पे नियुक्त किए हैं, और वो जिस स्थान पे नियुक्त किए गए हैं, जिसके स्थान पे नियुक्त किया गया है, वैसे संचालक भारत के बाहर कम से कम 3 महीने से अधिक अगर वो रह रहे हैं तो ऐसे संचालकों की जगह पे जिन संचालकों की नियुक्ति की जाती है ऐसे संचालक को वैकल्पिक संचालक कहा जाता है। और वैकल्पिक संचालक की नियुक्ति जो भारत के बाहर 3 महीने के लिए जा रहा है उसको नियुक्त करने का अधिकार नहीं है, ना ही ऐसे वैकल्पिक संचालक की नियुक्ति करने का अधिकार अंशधारियों को या सदस्यों को दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ ये अधिकार बाकी जो कंपनी के संचालक मंडल है उनको दिया गया है, और इसीलिए वैकल्पिक संचालक की नियुक्ति संचालकों के द्वारा ही की जाती है। और फिर आकस्मिक रिक्त स्थान। आकस्मिक रिक्त स्थान का मतलब ये होता है कि जैसे कि एक संचालक का कार्यकाल पूर्ण होने के पहले ही यदि वो कंपनी को छोड़ देता है, यानी संचालक रूप में अपना त्याग पत्र प्रदान करता है, या दूसरा उसकी मृत्यु हो जाती है, या वो संचालक के रूप में कार्य करने के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तो ऐसे समय में जो उसके वजह से जो रिक्त स्थान हुआ है उसे आकस्मिक रिक्त स्थान कहा जाता है। और ये आकस्मिक रिक्त स्थान भरने का अधिकार भी संचालकों को दिया गया हुआ है
क्योंकि सदस्य जो है वो सिर्फ और सिर्फ सर्वसाधारण सभा में ही ऐसे संचालकों की नियुक्ति करता है। लेकिन अगर ऐसे संचालक की नियुक्ति नहीं की गई तो अधिनियमों का उल्लंघन समझा जा सकता है। इसलिए सर्वसाधारण सभा तक के ना रुकते हुए संचालकों को अधिकार दिया गया हुआ है कि सर्वसाधारण सभा तक के वो किसी अन्य व्यक्ति को संचालक के रूप में वहां पे नियुक्त करे, और ऐसे आकस्मिक रिक्त स्थान को भरने का जो अधिकार है वो संचालकों को दिया है, और ऐसे संचालकों की नियुक्ति भी संचालक मंडल से ही की जाती है। और फिर इसका कार्यकाल कितना रहेगा? उसका कार्यकाल जिस संचालक के स्थान पे उसकी नियुक्ति हुई है उसका जितना कार्यकाल बाकी है उतने तक के ही उसका कार्यकाल रहेगा, या तो फिर जो सर्वसाधारण सभा होने जाने वाली है उस समय तक जो कम से कम होगा उस समय तक के ही वो कंपनी में संचालक के रूप में कार्य कर सकता है। फिर बात किया गया तृतीय पक्षों द्वारा। ये तृतीय पक्ष कौन से होते हैं? जो ना तो कंपनी के यानी कंपनी के अंदर जो नहीं है, बाहर के जो लोग हैं, बाहर के लोग यानी कौन होते हैं? जैसे कि ना तो वो सदस्य है, ना तो वो कंपनी के संचालक है, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो कंपनी के संचालन में अपना इंटरेस्ट रखते हैं और अधिनियमों द्वारा उनको ये अधिकार प्राप्त है कि वो संचालक मंडल में अपना एक सदस्य नियुक्त कर सके, तो ऐसे संचालकों की नियुक्ति तृतीय पक्षकार द्वारा की गई मानी जाती है। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ था कि एक फाइनेंशियल कंपनी है जो इस कंपनी को फाइनेंस प्रोवाइड कर रही है, भारी मात्रा में फाइनेंस उस कंपनी का प्रोवाइड किया जाता है, तो ऑब्वियसली ऐसे फाइनेंशियल कंपनी को या इंस्टीट्यूशन को ये ज़्यादा उत्सुकता रहती है कि क्या इस कंपनी का कार्य जो किया जा रहा है या उसके ऊपर नियंत्रण जो रख रहे हैं वो सही तरह से रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, और उनके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए वो अपना एक जो व्यक्ति है वो वहाँ पे नियुक्त कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति की जब अपॉइंटमेंट एक कंपनी में की जाती है एज ए संचालक, तो ऐसे संचालकों को कहा जाता है तृतीय पक्षों द्वारा नियुक्त संचालक। लेकिन ये 1/3 जो होता है, 2/3 जो होता है वो पूर्णकालिक संचालक होते हैं, 1/3 जो होते हैं वो रिटायर्ड बाय रोटेशन होते हैं, यानी पारी से जिनकी रिटायरमेंट होती है, तो ये जो है वो 1/3 की ही नियुक्ति करने का अधिकार जो है वो तृतीय पक्षकारों को होता है। फिर आते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत द्वारा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व मैंने जैसे पिछले लेक्चर में बताया था, स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर यानी जो लघु अंशधारी है उन्हें संचालक की नियुक्ति करने का अधिकार है। अब जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर उनके साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा अगर उन्हें लग रहा है, तो ऐसे समय पे जिन संचालकों की नियुक्ति की जाती है ये अन्याय रोकने के लिए और जो प्रपोर्शन में की जाती है, जैसे कि समझ लीजिए कि 2/3 जो है वो जो है पूर्णकालिक है और 1/3 जो है उन्हें प्रोपोर्शन के द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी 2:1 का रेशो जो है वो किस तरह से लिखा जाता है? ये जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के द्वारा जिनकी नियुक्ति की जाती है वो 1/3 ही संचालक जो है वो कंपनी में नियुक्त किए जा सकते हैं, जिसे प्रोपोर्शनेट रेट पे अपॉइंटमेंट कहा जाता है। ठीक है, और ये अपॉइंटमेंट की होती है और ये भी कंपनी के प्रावधानों को देख के ही ऐसी अपॉइंटमेंट की जाती है। अगर सही में लग रहा है कि कंपनी इनके साथ अन्याय कर रही है, जो लघु अंशधारी है उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो ही उस प्रपोर्शन में उनकी नियुक्ति की जाती है। फिर होते हैं केंद्र सरकार द्वारा। केंद्र सरकार द्वारा क्या होती है? केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है संचालकों की, लेकिन उसके लिए भी कोई प्रावधान है, जैसे कि 100 सदस्यों से आवेदन। कम से कम 100 सदस्यों ने अगर केंद्र सरकार के पास आवेदन दिया है कि हमें इस कंपनी में अपना संचालक जो है वो नियुक्त करना है, और
तभी, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को उन्होंने जो दिया हुआ आवेदन है उसे संतुष्टि मिलती है, तो ही केंद्र सरकार अपने द्वारा एक व्यक्ति का संचालक के रूप में उस कंपनी में नियुक्ति करती है। फिर कुल मतदान शक्ति के 10%, यानी एक तो 100 लोगों ने आवेदन देना चाहिए, या जितनी मतदान शक्ति है उसमें से 10% तो भी कम से कम लोगों ने अगर आवेदन दिया है केंद्र सरकार को कि आप एक संचालक को यहाँ पे नियुक्त करो, तो ही केंद्र सरकार ऐसे समय पे अपने एक प्रतिनिधि को उस कंपनी में संचालक के रूप में नियुक्त करती है। अगर उन्हें लग रहा है कि कंपनी का जो कार्य है वो अच्छी तरह से चल रहा है, किसी और व्यक्ति को वहां पे नियुक्त करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे समय में केंद्र सरकार जो है ऐसे संचालकों की नियुक्ति नहीं करती है। फिर बीमार उद्योगों की अदालत द्वारा, बीमार उद्योगों की अदालत द्वारा विशेष संचालकों की नियुक्ति। ये बीमार उद्योग क्या होते हैं? बीमार उद्योग वो होते हैं जो, जिसे हम लोग कहते हैं सीक इंडस्ट्रीज, बराबर है। कई बार क्या होता है कि ये जो सीक इंडस्ट्रीज है वो संचालकों की जो ये होती है, कमियां होती है, इसके वजह से वो कंपनियां ठीक तरह से नहीं चल पाती है। तो ऐसे इंडस्ट्री को अच्छी तरह से फिर से वापस लाने के लिए कई बार एनसीएलटी जो है अपना एक प्रतिनिधि वहाँ पे नियुक्त करती है, और उसे कहा जाता है अदालत द्वारा विशेष संचालकों की नियुक्ति। और ये भी जो नियुक्ति की जाती है उनके लिए शेयर्स क्वालिफिकेशन, जैसे हमने देखा है योग्यता अंश जो होते हैं वो आवश्यक नहीं होते हैं। उन्हें ना तो पारी से अवकाश ग्रहण करने की जरूरत होती है, यानी जैसे हमने देखा था कि अगर किसी व्यक्ति को संचालक के रूप में नियुक्त करना है तो उसे योग्यतांश लेना अनिवार्य है, और उसकी पारिसी यानी रिटायरमेंट बाय रोटेशन होता है। तो ये जो विशेषताएं है या ये जो लक्षण है वो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया हुआ संचालक हो या बीमार उद्योगों को अदालत द्वारा नियुक्त किया गया संचालक हो, उनको ये प्रावधान लागू नहीं होते हैं। तो समझ में आया है कि संचालकों की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है और क्यों होती है, वो तो हमने पिछले लेक्चर में देखा ही है। क्योंकि संचालक ही है जो कंपनी के लिए या कंपनी के बिहाफ में कंपनी चलाने का निर्णय लेती है, लेकिन उन्हें अपने दायरे में रहना पड़ता है। उनका दायरा क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम। पार्षद अंतर नियम और पार्षद सीमा नियम बताते हैं कि एक संचालकों ने कंपनी में किस तरह से अपना कार्य करना है। अगर वो उसके बाहर जाके अगर कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए उत्तरदायी वो खुद होते हैं, कंपनी नहीं होती है। समझ में आया है? तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। हम लोग बाकी के जो संचालक से उनका रिटायरमेंट वगैरह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलो, धन्यवाद।